नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेव मोशन यूनिट आपकी चल रही है पेड बैच में, और इसमें आज हम एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे आप जानते हो वेव मोशन यानी तरंग गति, तो तरंग गति से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ है ना इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो हेडिंग लिखो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। क्लियर है? यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और किससे रिलेटेड? अबाउट वेव मोशन, यानी तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी में भी करते हैं ना वीडियो के माध्यम से। देखो, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के अंतर्गत इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो आप किसकी बात कर लें? वेव लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ का मतलब आप जानते हो, बताओ इसे क्या कहते हैं हिंदी में? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं वेव लेंथ। और आप जानते हो इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो जैसे कोई वेव है इस तरीके से ना, तो ये देखो, ये क्या है? वेव है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है मूल बिंदु, और इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो देखो ये क्या है? इसकी चोटी है ना, यानी शिखर है। शिखर को कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये गर्त है। इसे देखो, क्रेस्ट को हिंदी में कहते हैं श्रृंग। ठीक है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। और ये है आपका गर्त, और इसे कहते हैं ट्रफ। क्लियर है? तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यानी श्रृंग और गर्त। ठीक है, श्रृंग को देख लेना, ऐसे बनेगा शायद, है ना, या देख लेना, है ना हिंदी। तो श्रृंग और गर्त, यानी ऊपर वाला जो है क्रेस्ट है, क्रेस्ट यानी शिखर, श्रृंग। ठीक है, और ये नीचे गर्त है, ट्रफ है ना, सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो ये भी अगला क्या है? क्रेस्ट है, और इसके बाद नीचे वाला क्या होगा? ट्रफ होगा। क्लियर है? थोड़ा सा एक और बना लेते हैं इस तरीके से ना। क्लियर है? तो देखो, ये भी क्या होगा? ये भी क्रेस्ट होगा, और ये भी क्या होगा? ये भी ट्रफ होगा। क्लियर है? चलो देखो, पार्टिकल यहाँ से चला, मतलब जो वो है तरंग वेव, वो यहाँ से चली, है ना, और यहाँ तक आके देखो, यहाँ तक आके तो आधा चक्कर पूरा हुआ, यहाँ तक आकर पूरा चक्कर पूरा हुआ, है ना, यानी एक चक्कर पूरा हुआ। ठीक है, इसका मतलब है तो देखो, इसकी परिभाषा क्या है? कई तरीकों से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, ये भी क्रेस्ट है, और ये भी क्या है? ट्रफ है। तो देखो, आपको याद भी होगा, है ना, किन्हीं दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, है ना, या किन्हीं दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। परिभाषा आपको याद होगी। इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव का मतलब है लगातार। तो किन्हीं दो लगातार क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस हो, या किन्हीं दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस हो, उसे आप क्या कहते हैं? वेव लेंथ। और किससे डिनोट करते हो? देखो, दो लगातार क्रस्ट है ना, उनके बीच के डिस्टेंस है लैम्डा, और ये दो लगातार ट्रफ है, इनके बीच के डिस्टेंस है लैम्डा। ठीक है, तो किन्हीं दो लगातार क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस या किन्हीं दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, उसे आप क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच की? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, किन्हीं दो, है ना, लगातार, सक्सेसिव, लगातार, है ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट, या तो दो लगातार श्रृंग हो या दो लगातार गर्त हो, ट्रफ। क्लियर है? तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ लिख देना, इज नोन एज, ठीक है, क्या कहलाती है ये?
इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, लिख देना नेक्स्ट लाइन से, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। इसे आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका डायग्राम बना देना। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी तरंग दैर्ध्य की परिभाषा थी, वेवलेंथ की परिभाषा थी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लैम्डा से डिनोट करते हैं इसे, क्लियर है। और लैम्डा, ठीक है, क्या है, तरंग दैर्ध्य है। मैंने बताया क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है या फिर किन्हीं दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, चलो ठीक है, इसे नोट कर लो और इसके बाद चलते हैं फिर आगे। ठीक है, इसे वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में लिखता हूं, दूसरी हेडिंग है इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं ना, आवृत्ति। आवृत्ति भी आप समझते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने बता रखा है पहले आपको। ठीक है, तो ये सेकंड हेडिंग हो जाएगी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बता रखा है मैंने। ठीक है, यानी किसी कण के द्वारा एक वाइब्रेशन को, एक ऑसिलेशन को, एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब है किसी पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में जो भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, जो भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, यानी है ना चक्करों की संख्या हो, उसे आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, लिखने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। लैंग्वेज आपको बनानी आनी चाहिए। मैंने बताया किसी कण के द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, आवृत्ति, आवृत्ति, है ना। चलो तो देखो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, क्लियर है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा जी, परफॉर्म्ड बाई, बोलो जल्दी, परफॉर्म्ड बाई द पार्टिकल या एनी पार्टिकल करो, किसी कण के द्वारा, परफॉर्म्ड बाई एनी पार्टिकल। तो इसे आप क्या कहते हैं। और हाँ, एक बात और, सबसे मेन बात तो रह गई, इन 1 सेकंड या इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में या एकांक समय में, लिख देना इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे आप या तो एफ से डिनोट करते हैं या फिर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो इसे एफ या एन से, इट इज डिनोटेड बाई एफ और एन। क्लियर है, तो ये फ्रीक्वेंसी था। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के टर्म्स में ये होती है 1/n बराबर 1/t। वे लिख देना वेयर टी बराबर है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, ठीक है, और पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग टाइम पीरियड ही डालो, यानी समय। ठीक है, टाइम पीरियड को हिंदी में क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है जी, तो आप इसे कर लेना। देखो थर्ड हेडिंग डालो। थर्ड हेडिंग क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की ही बात कर लेते हैं, जिसे आप आवर्तकाल कहते हैं, कंपन काल कहते हैं, दोलन काल कहते हैं, बहुत सारे उसके नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, इसे कंपन काल, दोलन काल, है ना, कई नाम है इसके हिंदी में, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, देखो इसे पीरियोडिक टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टाइम। क्लियर है, पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड, है ना। देखो एक तो इसे कैपिटल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और मैंने बताया किसी कण के द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं इसे, है ना, हिंदी में। तो देखो इसका मतलब है एक सेकंड में जो जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसे तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है द टाइम, ठीक है, द टाइम टेकन, किसके द्वारा ले जा रहा है, टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है, कण के द्वारा, किसी कण के द्वारा, है ना, तो किसी का मतलब एनी।
क्लियर है। तो द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल, और किसके लिए, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक कंपन को करने में समय लगा है ना, लगने वाले समय को। तो द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक कंपन को या एक दोलन को, है ना, करने में लगने वाला समय। तो वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, ठीक है, इज नोन एज, लिख देना पूरा, द टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, नेक्स्ट लाइन से लिखना कैपिटल टी, कैपिटल टी से आप इसे लिखते हैं। और देखो इसका सूत्र मैंने बताया, जैसे n बराबर 1/t होता है तो t बराबर 1/n हो जाएगा। और वो आया कहाँ से, चलो वो भी देख लेते हैं। आप एक बताओ, फ्रीक्वेंसी तो पढ़ लिया, आपको पता है एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, यानी द n वाइब्रेशन को, ध्यान देना मेरी बात को सुनना, मैंने कहा एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब है एक सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन कितने होंगे, फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। देखो लिख के बताता हूँ, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड है उसे ही आप क्या कहते हैं, इन 1 सेकंड, इसे ही आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी n, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, इसे तो n कहते हैं। इसका मतलब है, बताना आप मुझे, एक सेकंड में वाइब्रेशन हो रहे हैं n, ठीक है। तो बताओ एक वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसे मैं देखो और दूसरे तरीके से करके लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड कितना है, n। तो इसका मतलब है n वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब है टाइम टेकन, ठीक है, टू परफॉर्म n वाइब्रेशन कितना सेकंड है, 1 सेकंड। क्लियर है, दोनों बात एक ही है। देखो सुनो ध्यान से कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, n। इसका मतलब क्या है कि n वाइब्रेशन को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। बात एक ही तो है, लिख सकते हैं ना। तो देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट n वाइब्रेशन बराबर 1 सेकंड, और 1 वाइब्रेशन तो बराबर 1/n सेकंड। समझ गए, n कहाँ चला गया, बटे में। और देखो टाइम टेकन टू परफॉर्म 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को करने में जो टाइम लगता है उसे ही तो क्या कहते हैं, टाइम पीरियड t। टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, टाइम टेकन टू परफॉर्म 1 वाइब्रेशन, बात एक ही तो है। परफॉर्म लिख लो, कंप्लीट लिख लो, यानी ये ही क्या है, t है। और बराबर में क्या आ रहा है, 1/n, ठीक है। तो t बराबर कितना है, 1/n। तो n बराबर क्या होता है, 1/t। किसी तरीके से इसे प्रूफ कर लो, किसी भी तरीके से। और इसका फॉर्मूला तो आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी, समय है, टाइम है तो सेकंड होगी, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। और n क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है जी, इसे कर लो। देखो इसके बाद चलते हैं आगे नंबर 4 पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। देखो नंबर 4 हेडिंग डालो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम, ठीक है। हालांकि पहले से भी जानते हो इन चीज़ों को, लेकिन ये है आपके सिलेबस में लिखने के लिए भी, है ना। नंबर 4 मैंने क्या बताया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी इसे कहते हैं आयाम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है आज का, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, आयाम, ठीक है, आयाम। तो आयाम तो आप जानते हो, मैंने बता रखा है, विस्थापन के, किसी कण के द्वारा जो विस्थापन होता है उसके अधिकतम मान को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो कण विस्थापित हो रहा है तो देखो यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं है, विस्थापन अधिकतम नहीं है, अधिकतम यहाँ पर है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। इस दिशा में अधिकतम यहाँ पर है ना, विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, ठीक है।
तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे ही आप क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को उसे ही आप आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। तो यानी द मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी अधिकतम विस्थापन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी कण का, क्लियर है, और किसी एक दिशा में, चाहे इस दिशा में हो चाहे इस दिशा में हो, तो इन आइदर डायरेक्शन, आइदर माने आइदर और, नाइदर नोर पढ़ा है ना, आइदर माने कोई एक, किसी एक दिशा में, इन आइदर डायरेक्शन, चाहे तो ऊपर हो और चाहे नीचे हो, समझ पा रहे हो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, इसे ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ए, इसे आप स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, या कैपिटल ए से भी कर लेते हैं कई बार, कई बार नहीं, कई बार, है ना। देखो एम्पलीट्यूड ये होता है, ये डायग्राम में बना लेना, इसमें ये होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऊपर तक, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। तो डेफिनेशन लिखो और इसका डायग्राम बनाओ, तो ये क्या था, आपका एम्पलीट्यूड था, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर, करो नोट, चले, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, 5वीं, एम्पलीट्यूड समझ में आया ना, आयाम। एक बार हिंदी में बता दूं मैंने कहा किसी कण के विस्थापन के अधिकतम मान को आयाम कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हाँ, किसी भी दिशा में हो सकता है। और हाँ, एक बात और, कहाँ से, देखो ये विस्थापन जो है कहाँ से है, उसकी मिड पोजीशन से है, मिड पोजीशन से, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो। तो एक बात और लिखना चाहो लिख लो, इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम मिड पोजीशन, या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दो, है ना, एक ही बात है। तो मिड पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी मध्यमान स्थिति से या साम्य स्थिति से, ठीक है, इज नोन एज लिखना, फिर कर लोगे ना इसे। चलो इसके बाद देखो क्या है, वेव नंबर हेडिंग डालो, ठीक है। कौन सी हेडिंग है, वेव नंबर, उसे कहते हैं तरंग नंबर को तरंग संख्या कहेंगे हिंदी में, शायद 5वीं है, देख लो। तो इसे क्या कहेंगे, तरंग संख्या या वेव नंबर, ठीक है, तरंग संख्या। इसका भी फॉर्मूला आप जानते होंगे, बताओ जरा क्या है, ठीक है। देखो इसे न्यू बार से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। तो अब तो खुद बना दोगे, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा यानी किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा। तो किसी तरंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के बराबर है, यानी रेसिप्रोकल के बराबर है, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, वेवलेंथ का, क्लियर है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसकी है, ऑफ एनी वेव, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी वेव लिख देना, इज नोन एज वेव नंबर लिखना। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, किससे डिनोट करते हो, न्यू बार से डिनोट करते हो। और देखो यदि लैम्डा क्या है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इट इज डिनोटेड वो इफ लैम्डा बी द वेवलेंथ, तो देन वेव नंबर, है ना। नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखना और इसे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। तो कर दो रफ, यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद देखो चलते हैं किस पर, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, कौन सी है, छठी, क्या रह गया, 6th हेडिंग डालो। देखो वेव नंबर तो करा दिया, हाँ, एक हेडिंग डालो फेज, फेज को कर लेते हैं। इसे आप जानते हो क्या कहते हैं, कला, ठीक है। फेज डिफरेंस होता है ना, कलांतर सुना है, तो उसी का है फेज, फेज का डिफरेंस, कला का अंतर। तो फेज कर रहे हैं, फेज क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, फेज का फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है ना,
कला बराबर है विस्थापन बटे आयाम, तो फेज बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये है ना। तो इसका मतलब है द रेशो ऑफ, लिख देना अपने आप, लिख दोगे ना, द रेशो ऑफ, रेशो यानी अनुपात, द रेशो ऑफ किस किस का अनुपात है, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन का, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ठीक है विस्थापन, और डिस्प्लेसमेंट किसका है, ऑफ एनी, एक वाइब्रेशन करता हुआ पार्टिकल का है, एक कंपन करते हुए कण का विस्थापन है ये, तो ऑफ एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल, यानी कंपन करते हुए कण का विस्थापन, ठीक है, पार्टिकल। बात समझ में आ रही है। तो द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी क्षण है विस्थापन, तो एट एनी टाइम, किसी क्षण, ठीक है, एट एनी टाइम या एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण, क्लियर है। और इसका विस्थापन का अनुपात किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट का, टू द एम्पलीट्यूड, ठीक है, टू द एम्पलीट्यूड, किसके साथ है विस्थापन का अनुपात, आयाम के साथ, ठीक है। तो टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड भी किसका है, एम्पलीट्यूड भी उस कंपन करते हुए कण का है, यानी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का, तो ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, क्लियर है। यानी वो एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, कंपन करता हुआ कण है, कंपन ऐसे होता है ना, कंपन समझते हैं ना दिल धड़कना, है ना, तो है ना, होता है ना कई बार ऐसा कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम डरते हैं, है ना, तो हृदय कांपने लगता है, मतलब कांपना नहीं, एक अच्छा कांपना होता है, एक बुरा कांपना होता है। एक तो होता है ना टीचर से डरते हैं तो तब कांपता है, और एक कोई व्यक्ति है ना जो हमें अच्छा लगता है तो उसे देखकर कांपने जाता है ना, कांपता नहीं है, अच्छा है ना, वो आप समझते होंगे मुझसे बेहतर समझते हो ना। चलो, तो द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशो किसके साथ है, पहले ये देखो डिस्प्लेसमेंट किसका है, तो मैंने बताया किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का है, ठीक है, कंपन करते हुए कण का है, और किसी क्षण, एट एनी टाइम इंस्टेंट, और ये क्या आएगा, टू द एम्पलीट्यूड, किसके साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ है, और एम्पलीट्यूड भी किसका है, उसी कंपन करते हुए कण का, तो टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, क्लियर है। और अब सुनो ध्यान से, क्या कहोगे आगे, आगे आपको पता है, इसके बाद का तो सबको पता रहता है, इज नोन एज, ठीक है, क्या कहलाता है, फेज, इज नोन एज फेज, ये फेज कहलाता है, ठीक है। तो फेज हुआ कंप्लीट, ठीक है, तो ये डेफिनेशंस तो लगभग कंप्लीट होगी, कोई एक आध रहेगी होगी तो मैं देख के करा दूंगा। बाकी देखो एक रिलेशन कर लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, है ना, वीडियो को पोस्ट करके एक रिलेशन करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच। तो हेडिंग डालो इसके बाद, रिलेशन बिटवीन, है ना, मैं रफ कर रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, रिलेशन यानी संबंध, रिलेशन बिटवीन है ना, किस किस के बीच संबंध है ये, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, मार्कर की इंक भी खत्म हो ली रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो एक बात सुनो मेरी, ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो इसमें भी ये डायग्राम बना लेना, आप देख के बताओ, मैं एक मिनट मार्कर बदल लेता हूँ। तो आप देख के बताओ, जो फ्रीक्वेंसी है उसे एन से डिनोट करते हो ना, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हो, ठीक है। और टाइम मैंने बताया, एक चक्कर को, एक वाइब्रेशन को पूरा करने में, देखो एक वाइब्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो इसमें जो टाइम लग रहा है ये टी है, कैपिटल टी कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और वेलोसिटी मान लो इस तरंग की, इसकी वेव की कितनी है, v है, तो वेलोसिटी बताओ कितनी आ जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्या बोलते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेलोसिटी बराबर दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और टाइम भी, टाइम की जगह यहाँ क्या लिया जाएगा,
चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी देखो, इस तरंग के केस में देखो, वेव के केस में डिस्टेंस कौन सी वाली है, ये भाई एक चक्कर को पूरा करने में यही तो टाइम लगता है, तो डिस्टेंस कौन सी है डिस्टेंस है वेवलेंथ। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, वेवलेंथ, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये डिस्टेंस ही तो है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस। और देखो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इतना पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो ये उतना ही आगे तक भी तो है, लैम्डा। अरे टी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जितना ये है उतना ये है, तो इसका मतलब ये पीछे से स्टार्ट हुआ टी, तो उतने ही आगे से स्टार्ट हुआ ये और उतने ही आगे तक खत्म हुआ, यानी बात वही है, समझ रहे हो ना। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड आएगा अपॉन में, टाइम पीरियड, ठीक है। देखो वेलोसिटी को आप v से डिनोट कर लो, वेवलेंथ को लैम्डा से करते हो, टाइम पीरियड को t से करते हो, और फॉर्मूला आपको पता है n बराबर क्या होता है, 1/t किसके बराबर होता है, n के। तो एक तो यही आ गया। यदि आपसे पूछने लगे वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन ये है और 1/t की जगह n रख दो, तो v बराबर किसके हो जाएगा, n लैम्डा के, ठीक है। v बराबर किसके हो जाएगा, n लैम्डा के, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लेना। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, और ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक था तो आपका यूट्यूब पर रहेगा, और इसके आगे के जो भी लेक्चर्स हैं वो आपके जानते हैं ये यूनिट किस पेड बैच के अंतर्गत कराई जा रही है, और यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है, और नोट्स आपको भेजे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।